हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एक पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट तब माना जाएगा जब उसने एज ऑफ मेजॉरिटी पूरी कर ली हो। तो एज पर सेक्शन 11 कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि माइनर किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज अ माइनर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसे माइनर कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट का नेचर क्या होता है। तो जिसमें हम देखते हैं कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, मतलब ऐसा एग्रीमेंट शून्य होता है। एंड नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, मतलब माइनर के अगेंस्ट स्टॉपल का सिद्धांत भी लागू नहीं होता। थर्ड है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज, मतलब पुनर्स्थापन का सिद्धांत तो लागू होता है बट नो रेटिफिकेशन अप्लाइज, यानी अनुसमर्थन का सिद्धांत लागू नहीं होता। उसके बाद है कि माइनर कैन बी बेनिफिशियल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया हो वहां पर वो एज अ बेनिफिशियरी हो सकता है। लास्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट से उस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज नहीं हो सकती। अब इन्हें हम डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के साथ देखते हैं, जिसमें पहला था कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में प्रिवी काउंसिल ने यह डिसाइड किया कि माइनर के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है वो शुरू से ही नल एंड वॉइड होता है और माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने या कोई कंसिडरेशन देने में सक्षम नहीं माना जाता। ये तो बात थी इंडियन लॉ की, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइडेबल होता है, ना कि वॉइड। नेक्स्ट है नो स्टॉपल अगेंस्ट माइनर, मतलब माइनर के अगेंस्ट स्टॉपल का सिद्धांत लागू नहीं होता। यानी माइनर अपनी माइनॉरिटी को एज अ डिफेंस यूज कर सकता है ताकि वो अपनी लाइबिलिटी से बच सके, इवन अगर उसने अपनी माइनॉरिटी को छुपाकर एग्रीमेंट किया है। मतलब उसने सामने वाली पार्टी को ये बताया है कि उसने एज ऑफ मेजॉरिटी गेन कर ली है, तो भी वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा और उसके ऊपर स्टॉपल का सिद्धांत लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाइज, यानी माइनर के एग्रीमेंट पर पुनर्स्थापन का सिद्धांत लागू होता है। तो रेस्टिट्यूशन मींस टू रिस्टोर द इंजर्ड पार्टी टू द पोजीशन दे वर इन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। मतलब जिस पार्टी को एग्रीमेंट से क्षति हुई है उसे उस स्थिति में वापस ले जाना जिसमें वो एग्रीमेंट करने के पहले था। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ए जो कि एक माइनर है वो बी को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट करता है और यहाँ बी ए को 5 लाख रुपए दे भी देता है। जब उसे पता चलता है कि बिकॉज ऑफ एज माइनॉरिटी दिस एग्रीमेंट इज नल एंड वॉइड, तो अब यहाँ ए को जो कि एक माइनर था वो 5 लाख रुपए बी को वापस करने होंगे। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इस डॉक्ट्रिन में इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ प्रॉपर्टी के केस में तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है बट मनी के केस में नहीं। और इंडियन लॉ में मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में कोर्ट ने बताया कि माइनर किसी भी बेनिफिट के बदले रीपे या कॉम्पनसेट करने के लिए लायबल नहीं होगा। पर वहीं पर खानगुल वर्सेस लाखा सिंह के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि माइनर ने जो भी बेनिफिट एग्रीमेंट के थ्रू लिया है वो उसे वापस करना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो या मनी की फॉर्म में। तो जहां पर इंग्लिश लॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में अप्लाई होता है, वहीं पर इंडियन लॉ में ये मनी और साथ में प्रॉपर्टी के केस दोनों में अप्लाई होता है। ये सिद्धांत इस पर आधारित है कि कोई भी माइनर अपने द्वारा किए गए फ्रॉड का बेनिफिट नहीं ले सकता। नेक्स्ट है नो रेटिफिकेशन अप्लाइज, मतलब अनुसमर्थन लागू नहीं होगा। तो रेटिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ मींस अप्रूविंग और कंफर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्शन दैट वाज डन ऑन समवन्स बिहाफ विदाउट हिज प्रायर कंसेंट मेकिंग इट लीगली वैलिड। तो यहाँ पर अनुसमर्थन का मतलब होता है कि किसी पर्सन की प्रायर कंसेंट यानी पूर्व सहमति के बिना उसकी ओर से अगर कोई एग्रीमेंट या कोई एक्ट किया गया है तो उसको अप्रूव कर देना जिससे कि वो लीगली वैलिड हो जाए। ऐसा इसलिए है
क्योंकि एक व्यक्ति अपने उस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता जो उसने तब किए थे जब वो एक माइनर था, क्योंकि रेटिफिकेशन उस डेट से लागू माना जाता है जब एग्रीमेंट किया गया था और ये एक वॉइड एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाने के इक्वल होता है। अब नाजिर अहमद वर्सेस जीवन दास के केस में कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया था कि जो भी शुरू से नल एंड वॉइड है उसे बाद में लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए रेटिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है जो उसके बेनिफिट के लिए किया गया हो और जिससे उस पर कोई भी ऑब्लिगेशन क्रिएट ना होती हो। राजरानी वर्सेस प्रेम अदीब के केस में प्लेंटिफ जो कि एक माइनर था, एक फिल्म प्रोड्यूसर के द्वारा उसे एक रोल अलॉट किया जाता है। यहाँ पर ये एग्रीमेंट प्लेंटिफ के फादर और प्रोड्यूसर के बीच था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर वो रोल किसी और आर्टिस्ट को दे देता है। यहाँ कोर्ट ने कहा कि ना तो माइनर ना ही उसके पिता इस एग्रीमेंट के लिए सू कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो कि एक माइनर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें पहला है कि अगर माइनर के फेवर में कोई मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया गया हो। सेकंड है उसके फेवर में अगर कोई गिफ्ट किया गया हो। थर्ड है कि अगर माइनर के फेवर में कोई प्रोमिसरी नोट बनाया गया। फोर्थ है कि अगर उसके लिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी गई हो। फिफ्थ है कि उसके द्वारा इंश्योरेंस मनी को रिकवर किया गया हो। सिक्स्थ है कि कॉन्ट्रैक्ट उसके विवाह से रिलेटेड हो। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें माइनर बेनिफिशियरी माना जाता है। अब नेक्स्ट है कि नो कॉन्ट्रैक्चुअल और टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ अ माइनस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर उस टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं माना जा सकता जो उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ हो, लेकिन अगर टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग है तो उसे लाइबल ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि माइनर के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी इनडायरेक्टली इन्फोर्स ना की जा सके। तो ये थे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।